नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में हैं लालगंज विधानसभा के पलहना ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह उर्फ सोनू सिंह। 2 साल हुआ है अपने पद पर आने के बाद इन्हें, और 1 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। उस समय क्षेत्र के बहुत सारे ऐसी समस्याएं थी और मैंने इनका ध्यान उन सब चीज़ों पर आकर्षित किया था, जैसे पलहना बाजार की पानी निकासी की समस्या थी, तालाब की समस्या थी, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क की समस्या थी, शौचालय है, आवास है, बहुत सारी समस्याएँ थी। तो उनमें से अभी तक किन-किन समस्याओं को आपने निराकरण किया है, किस तरह से किया है? आगामी क्या योजना है आपकी? और आपके विरोधियों की क्या शिकायतें हैं, उनका कैसे आप निपटारा कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है? इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए आज सोनू जी से यहाँ पर हम मुलाकात कर रहे हैं। भाई साहब, एटी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि 1 साल के अंदर पिछली हमारी मुलाकात जो हुई थी, उसके बाद में क्षेत्र में क्या-क्या नया काम आपने किया है? और आपने तो अभी बहुत सारा घूम कर के देखा भी है, मैंने भी देखा है, उनमें से कितना आपने संपन्न कराया है काम? धन्यवाद कि आप 1 साल बाद भी हम लोगों के लिए चिंतन कर रहे हैं और जनता तक हम लोगों की आवाज़ पहुँचाते हैं। पहले तो उसके लिए आभार आपका। और जैसा कि विकास कार्यों की बात हुई, तो सबसे बड़ा विकास कार्य जो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों को करने का मौका मिल रहा है और भ्रष्टाचार का एक तंत्र है, उसको तोड़ते-तोड़ते जो कार्य अभी तक हम कर पाए हैं, उसमें बहुत जगह से रोडें बनी हैं। अमृत सरोवर का काम वाटर स्टेटा को लेके बहुत आगे समस्या आने वाली है, इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए मेन काम तो पहले तो पंचायत भवन की जनता कहीं दौड़े ना ब्लॉक पे, ये चीज़ों की संवेदनशीलता को समझा गया कि किसान खाली होके कहाँ ब्लॉक पे जाएगा, 2 दिन 4 दिन अधिकारी नहीं मिला, एक-एक सेक्रेटरी के 8 गाँव होते हैं लगभग, तो कहाँ उससे मिल पाएगा, इसलिए पंचायत भवन को बनाया गया कि वन रूफ सारी समस्याओं का निदान हो सके और उसका एडवांसमेंट चल रहा है। हम उसमें प्रयास कर रहे हैं आगे कि उसमें वाईफ़ाई और सारी व्यवस्था ऐसी रहें कि लोग वहाँ से सारी खतौनी और ये वो सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत की निकाल सकें। द्वितीय जो मैं बोल रहा था अमृत सरोवर के बारे में, अमृत सरोवर एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि हर घर जल की योजना उसके बाद आई है। अमृत सरोवर से उस वाटर स्टेटा को मेंटेन करने का, जैसा कि वैज्ञानिक गण जो हैं विश्व स्तर के, वो कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी पे होगा। इस बात को समझते हुए अगर आपका अभिभावक, आपके घर का बड़ा, हमारे मुखिया माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, उनकी पूरी टीम, कैबिनेट इस बात को समझते हुए आज ही से हम उस पे काम शुरू कर दिए हैं कि अमृत सरोवर एक तो सुंदर सफाई, स्वच्छता को भी बढ़ावा देगा और वाटर लेवल को बढ़ावा देगा, जिससे कि हमारी पानी की समस्या जो आगे वाली पीढ़ियों को है, वो ना आए। तो ये हो गई मूलभूत चीज़ें जो कि केंद्र से चल रही है। अब ब्लॉक स्तर पे आते हैं, जो आपका प्रश्न रहा कि हमारे विरोधी क्या कर रहे हैं, तो विरोधी शब्द ही विरोध करने के लिए बना है, तो वह अपना काम कर रहे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद कहूँगा कि उनके विरोध से हम लोगों को शक्ति मिलती है। मैं सकारात्मक ऊर्जा लेके चलता हूँ। उनकी बातें अगर आती हैं 10, तो मैं नहीं कहता कि विरोधी पूरी तरह गलत है। अगर कहीं एक बात मेरे काम की है, मुझसे कोई चूक हो रही है, तो मैं उसको भी बहुत अच्छे से ग्रहण करता हूँ और उस पे वर्क करता हूँ। और जो हमारे यहाँ ब्लॉक की फॉर्मेशन हुई है, पलना ब्लॉक की 1995 में हुई थी और 56 बीडीसीओं का सबसे छोटा ब्लॉक है ये क्षेत्र का, कह लीजिए आजमगढ़ जनपद का। तो इसकी फंड के आने की जो अनुपात है उसी लेवल पे, और 15 साल से यहाँ पे एक कमियाँ की गई कि जनसंख्या को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया। पुराने लोग जो थे वो डाटाओं में खाली कागज़ पे काम दिखा के पैसा उठाते थे। इसलिए मूलभूत सुविधाओं में जो 15 साल में जनसंख्या बढ़ी, जिसके अनुपात में सरकार पैसा भेजती है, वह धन की राशि बढ़ी नहीं। उस पे भी हम लोग लगे हुए हैं और कार्य चल रहा है। चूँकि सरकारी तंत्र होता है, एक व्यवस्था होती है, उसमें कई जगह एप्लीकेशन देना, माननीय मंत्री जी लोगों को हमने दिया भी है। और पलना देवी का सबसे बड़ी बात कि पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, पलना देवी धाम अपने उत्तर प्रदेश के 57 जो ये पर्यटक स्थल हैं, उसमें चयनित हो गया है वो मंदिर। इसके लिए आप लोग का भी आभार कि आप लोगों ने हमें प्रेरणा और उत्साह दिया कि उससे जाके हम लोग माननीय पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राज्य मंत्री पर्यटन जहाज रानी यशोपत नाइक जी से, इन तीनों लोगों से हमने आग्रह किया और इन तीनों लोगों ने हम लोगों के पत्रांक को आगे भेजा। हमें सूचना दी उनके पीए द्वारा। तो इतने अच्छे मंत्रालय, बहुत पहले भी मंत्रालय थे, लेटर दिया जाता था, देख लूँगा, कर लूँगा। उसके बाद उनके पीएस का फ़ोन आता है कि आप क्षेत्रीय
क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के यहाँ चल जाएँ, वहाँ की समस्या बता दें। फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने भी पर्यटन स्थल पे, जब मैंने उनको पत्रांक दिया पलना माँ का और वराह अवतार का शक्तिपीठ, एक बहुत बड़ा मंदिर है, अयोध्या से संबद्ध है, तो वो देख के बाबा ने, माननीय मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ ने कहा, वाह! बराह अवतार के मंदिर बहुत लिमिटेड हमें मिलते हैं। तो बाबा जो संत हैं और राजनीति से अब जनता की सेवा कर रहे हैं, वो देख के बहुत खुश हुए और उसपे भी विचार बना रहे हैं कि क्या बराह अवतार पे बड़ा हो सकता है, अच्छा हो सकता है और पर्यटक के दृष्टिकोण से निखार हो सकता है। बातें और लगभग जो फंड की बात आई, तो मैं बहानों में नहीं जीना चाहता। फंड हमारे यहाँ कम आता है, जनसंख्याएँ कम है, इससे कह के मैं बच नहीं सकता। मैं प्रतिनिधि हूँ, आज की स्थिति को मैं देख के चुनाव लड़ा, आप लोगों ने मुझे समर्थन दिया, जनता का प्रेम मिला, तो मेरा दायित्व बनता है कि मुझे सारे कार्य को उसी परिस्थितियों को से निकाल के विकास के पथ पे पलना ब्लॉक को ले जाना है। इसके संबंध में हम लोगों ने अपनी सीमाओं को बाँध के नहीं रखा। हम प्रतिनिधि हैं, मैं फ़ख्र से कहता हूँ, जनता ने मुझसे विश्वास किया है, तो हर डिपार्टमेंट में हम जनता की सेवा रख सकते हैं, चाहे पीएचसीज़ पे डॉक्टर की व्यवस्था हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, रोड पे हो, पीडब्ल्यूडी से रोड, चूँकि सांसद हमारे माननीय निरहुआ जी बने जब से, तो हमें काम करने में आसानी मिली। जिले पे हमारे डीएम, सीडीओ एक ही है, लालगंज संगठनात्मक जिला अलग है, लेकिन हमारे ब्लॉक की ये बात है कि 28 गाँव आजमगढ़ में आते हैं और 20 गाँव इसमें आते हैं। तो 28 और 20 सबके मैंने पत्रांक दिए वाया सांसद जी भी और डायरेक्ट पीडब्ल्यूडी के एसी यादव जी को भी, और उन्होंने 16 में से 12 रोडें बनवा दी, जिसका कि मैंने प्रचार-प्रसार करना उचित नहीं समझा, क्योंकि कुछ विरोधाभास जो है, तो काम होना ज़रूरी है, हम उस पे लगे। वो रोडें बनी और हर घर जल की बात जो है, मैं निश्चिंत हूँ कि आप भी इस बात को जान रहे होंगे, हर घर जल की योजना और हर जगह रास्ते खन के उसमें पाइप डालती हुई, ये प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं कि वह काम धरातल पे है, ना कि पुरानी सरकारों की तरह कागज़ पे है। इसी प्रकार से हम इंटरलॉकिंग को लेके, स्कूल्स को लेके, स्कूल की बाउंड्री का भी प्रायोजन आया है कि जितने भी विकास खंड में, ब्लॉक में हमारे स्कूल हैं, उसके स्कूल की बाउंड्री बन जाए, वो व्यवस्थित और सुंदर हो। समय ज़रूर लग रहा है, 2 साल हुआ है, आपका लड़का, आपका भाई लगा हुआ है, विश्वास रखिए, मैं पलना ब्लॉक को उच्चतम स्तर पे ले जाऊँगा जिले पे, ये मेरा वादा है। अनुराग सिंह की ये ख़ासियत है कि वो जब बोलते हैं तो एकदम धारा प्रवाह बोलते हैं और कई मुद्दों पर एक साथ समेट करके वो बोलते हैं। ये बात इनकी जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है और इस हिसाब से इनका भविष्य जो है एक वक्ता के रूप में, बीजेपी के एक प्रवक्ता के रूप में बहुत ही अच्छी जो है उम्मीद हमें एक लगती है कि एक लालगंज विधानसभा में पलना ब्लॉक को एक तेज़-तर्रार युवा नेतृत्व मिला है। कुछ दिनों पहले आपके ही ब्लॉक पर एक भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है काफ़ी गर्म हुआ था, मीडिया में भी आया था। आजकल क्या माहौल है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार जो मेरे ब्लॉक पे आया था, देखिए मैं कभी पार्टी हित में या कहीं जाके रुकता नहीं हूँ कि कहीं कोई मेरे संग भी, मेरे परिवार में भी गलत, कहीं कुछ गलत हो रहा हो। तो कुछ ऐसे राजनेता भी यहाँ पे हुए, हमारी पार्टी में भी, अपोजिशन में भी, जिन्होंने अपने स्वतः लाभ के लिए कुछ कार्य किए, उसमें अधिकारियों को प्रोत्साहन मिला, वो उनके लाभ को और उनसे बाँटे, इस कारण से कुछ भ्रष्टाचार व्याप्त था। और जब कोई पकड़ाता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यानी कि हम लड़ाई अच्छी लड़ रहे हैं। वो भ्रष्टाचार करता चला जा रहा था, ये हमारे लिए गलत था। वो पकड़ाया है तो कहीं न कहीं हमें भी जनता की प्रशंसा मिल रही है और आशीर्वाद मिल रही है कि अब पलना ब्लॉक वो 15 साल का पलना ब्लॉक नहीं रहा, वैसे लोगों के नेतृत्व में नहीं रहा। तो ऐसे भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त होगा, मैं खुल के कहता हूँ, प्रधान से, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य, आम जनता से सबकी बात सुनता हूँ। 24 घंटे में मैं फ़ोन करता हूँ, कि कोशिश करता हूँ कि सबका फ़ोन उठ जाए और जनता की समस्या अगर वैध है और उसपे क्या हो सकता है, तो मैं उनको भी राय देता हूँ कि आप लिखित कार्रवाई करें, लिखित कार्रवाई के बाद मुझे भी प्रतिलिपि करें, जिसके कारण मैं वैध रूप से अधिकारियों से पूछ सकूँ कि इस प्रकरण में क्या हुआ है। उसी का प्रमाण है कि एक सचिव महोदय ने हमारे एक सम्मानित प्रधान हैबतपुर डुभाव के रविंदर राजभर जी ने से पैसा माँगा था, कमीशन माँग रहे थे, और बहुत ही साहस का परिचय देते हुए प्रधान ने वीडियो बनाया, वीडियो बना के उसको साझा किया मेरे संग, अधिकारियों के संग, और उसका प्रमाण मिला। जब हम किसी चीज़ का साक्ष्य देते हैं, एक व्यवस्था है संवैधानिक, तो हम साक्ष्य देते हैं तो कार्रवाई ज़रूर होती है। ये इतने ज़्यादा शातिर हो चुके हैं भ्रष्टाचारी कि वो साक्ष्य बचा के चलते हैं। लेकिन फिर भी हमारी जनता जागरूक हो रही है, उन्हें विश्वास जग रहा है कि पलना ब्लॉक में पहले कंप्लेंट करने से भी कुछ नहीं होता था, धरातल पे काम नहीं होते थे, कागज़ पे पैसा उठा लिया जाता था। लेकिन वह पलना ब्लॉक नहीं है, माँ पाल महेश्वरी की कृपा से उनका एक बेटा ब्लॉक प्रमुख की तरह आया है, जो कि ईमानदारी से
ब्लॉक से ना कोई कमीशन लेने की बात करता है, ना किसी को देने की बात करता है। वो कहता है काम करो, विकास कार्य करो, एक व्यापारी की तरह कर लो। तुम 10 रुपए की ईंटें कैश खरीद के 9 रुपए 1 रुपए बचा लो, उसमें मैं कहीं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन काम होना चाहिए। तभी जनता का पैसा है, वो जनता के टैक्स से जा रहा है, जनता के लिए गवर्नमेंट ला के उनको ब्लॉकों पे विस्तृत कर रही है, मनरेगा के भाव से भेज रही है, तो वो जनता के लिए आ रहा है। तो जनता इसके लिए अब जागरूक हो चुकी है कि मेरा पैसा है, ये मेरी सरकार मेरे लिए भेज रही है, किसी और के जेब में ये नहीं जाएगा। चाहे वो प्रतिनिधि हो, चाहे वो भ्रष्ट अधिकारी हो, कोई हो, किसी के संग कोई समझौता नहीं होगा। और इस सरकार में हम आश्वस्त हैं कि हम भ्रष्टाचार को मिटाते हुए बहुत अच्छी व्यवस्था को लागू कर पाएंगे। सिंचाई विभाग में, बिजली विभाग में कुछ लोगों की ये शिकायत है, और मीटर की, कनेक्शन की, कि इस तरह से कि अधिकारी ज़्यादा मीटर दिखा करके, किसी का रेसिडेंशियल अगर मीटर है तो उसको कमर्शियल दिखा करके उसको ज़्यादा बिल भेजते हैं, फिर बाद में उससे तोड़ पानी करते हैं 10,000, 20,000, 25,000। इस तरह की शिकायतें बहुत सारे लोगों ने की है। कृषि विभाग के जो ट्यूबवेल हैं, जो उनके नाम से हैं, उनका कनेक्शन कट चुका है, फिर भी उन्हें जो है चोरी से बिजली सप्लाई करके, और उस पे उगाही अधिकारी जेई वगैरह कर रहे हैं इलेक्ट्रिक विभाग के। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं देखिए पार्टी में हूँ अपनी, और अपने पार्टी के नेतृत्व और अपनी योजनाओं से पार्टी की मैं प्रभावित हूँ। इसलिए मैं आपको फिर कहता हूँ कि इस मंत्रालय को, जिस ऑफिसर को, जो गुजरात कैडर के ए.के. शर्मा जी आए हैं, वो इतने मूलभूत परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन चूँकि तंत्र बड़ा है, समय लगता है। उन्होंने कई हेल्पलाइन्स चालू की हैं, जिस पे कंप्लेंट जाती है, व्हाट्सएप के माध्यम से रिप्लाई आता है, 2 से 3 दिन में पूछा जाता है कि आपकी समस्याओं का निराकरण हुआ है कि नहीं। हाँ, जो एम्प्लॉयी 30 साल से 35 साल से जो व्यवस्थाएँ देख चुके हैं, वह परिवर्तित होने में समय ले रहे हैं, और जहाँ भी उनकी कमियाँ मिल रही हैं, तो फिर उनको ठीक होने की सरकार ऐसी दवाई दे रही है कि वो ठीक हो जा रहे हैं। और धरातल पे ये जो प्रॉब्लम है, मैं इसको नकारता नहीं, ये आ रही है, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। और हम आपके माध्यम से भी कहना चाहें, इसी प्रकार की समस्या किसी को पलना ब्लॉक में आए, मुझे ज़रूर सूचित करें, मैं उसके लिए लड़ूँगा। और हर चीज़ पे चूँकि मैं लगा रहता हूँ, इसी प्रकरण में मेरे ही गाँव में एक लाइट काटने का विषय आया था 4-5 दिन पहले। पुराने एक्सीएन साहब के संग दिक्कत थी थोड़ी-सी बातों को लेके, लोगों को लेके, जिसके लिए हम लोगों ने ए.के. शर्मा जी से आग्रह किया, माननीय मंत्री जी से, ऊर्जा मंत्री और नगर विकास मंत्री हैं। वो उन्होंने तत्काल प्रभाव से उन्हें हटा दिया है, और एक नए एक्सीएन यहाँ आए हैं, जिनसे कि मेरी वार्तालाप हुई, मुलाकात तो अभी नहीं हुई है, लेकिन एक सकारात्मक पहल उनकी ओर से लग रही है बातों को लेके, कि वो भ्रष्टाचार के बारे में मैंने बताया कि 2,000 रुपए लेके कनेक्शन काटा गया, जो भी है सो व्हाट। उसके बाद उन्होंने उस पे कार्रवाई की, और अगले दिन ही लाइनमैन आके वो पैसा वापस किए या क्या किए, लेकिन वहाँ के जनता संतुष्ट हुई कि नहीं, हमारे संग न्याय हुआ, हमसे गलत पैसा उतारा जा। तो ऐसी ही चीज़ों को लेके हम सब जागरूक हैं। जनता जागरूक होगी, हमें सूचना देगी, प्रतिनिधियों को सूचना देगी, ऑनलाइन कंप्लेन करेगी, तो ये सुधार आएगा। ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं जनता से भी कहूँगा, कहीं भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दें। कहीं आपको धमकाता है या कोई गलत सूचना देता है कि आपका बिल ऐसा आया है, आप विभाग से संपर्क करें, विभाग में ना सहयोग मिले, प्रतिनिधियों से संपर्क करें, ऑनलाइन संपर्क करें। इससे समस्या का निराकरण होगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा। आपके पार्टी से यहाँ के विधायक, सांसद जो स्थानीय नेता हैं, उनकी लगभग ये शिकायत है कि पार्टी समय पे पैसे नहीं दे रही है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में या अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो है सड़क का और मूलभूत सुविधाओं का जो है विकास नहीं हो पा रहा है। इसका कारण ये बता रहे हैं। यह एक शाब्दिक प्रश्न है, लेकिन आप भी इसी ब्लॉक से रहते हैं, आप बम्बई में पत्रकारिता करते हैं मेरी सूचना के हिसाब से, फिर भी आप ब्लॉक आते हैं, जब आप आ रहे होंगे 6 महीने, साल भर बाद, 15 दिन बाद आप आते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में घूमते हैं, तो आप मूलतः नागरिक होके अगर सोचें, तो क्या आपको काम पलना से जो रोड बरवां जा रही है, चौड़ी होती हुई नहीं दिख रही है? क्या नाली बनी हुई, आपने पलना में जो डिस्कस किया कि नाली बनने वाली नाली बन भी गई है, वहाँ हमारे नागरिकों के प्रति कहूँगा मैं नकारात्मक उन्होंने संदेश दिया, उस नाली को पाट दिया, जो सुविधा आपके लिए बनी है। चाहे वो महनाजपुर बाज़ार हो, हमारे ब्लॉक में नहीं है, चूँकि हम लोग का लगाव रहता है, महनाजपुर हमारी नियरेस्ट बाज़ार है शुरू से बाबा-दादा के समय से। वहाँ भी नाली बनी, वहाँ भी रोडें बनी। अगर उस पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो पब्लिक है कौन? हम आप हैं। हम उसकी सुरक्षा और उस सुविधा और उसकी क्वालिटी को नहीं देखेंगे, तो कौन हर जगह देखेगा? अधिकारी ज़रूर लगे हैं, लेकिन अगर वो भ्रष्ट हो रहे हैं, तो हम आपके अनदेखेपन से हो रहे हैं। तो वहाँ नाली बनी हुई है पलना में। आपने कहा कि निकास के जल की बातें जो आप शुरू में पहले प्रश्न में कह रहे थे और मेरे परिचय में कह रहे थे, वहाँ पे आप जाके देखिए नाली बन गई है और नाली ढकी हुई है। किस-किस को टोका जाए, किस-किस को रोका जाए वाली बात है। भारतवर्ष में
बहुत सी कुरीतियाँ इस तरह की चल रही थी, लेकिन अब धीरे-धीरे लोगों का जाग रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमको देश को, हमारे देश को, प्रदेश को कहाँ ले जा रहे हैं कि जो विश्व में चर्चा हो रही है कि भारत आज आगे बढ़ रहा है। तो हृदय परिवर्तन और मन परिवर्तन भी पब्लिक का हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे भी मैं पब्लिक को भी आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो चीज़ें आपकी सुविधा के लिए बनी है, उसका रख-रखाव, उसका कोई अगल-बगल का उसको पाट रहा हो, तो आप भी उसके लिए आगे आएँ, सूचना दें, ना लड़ें किसी से, विभागीय सूचना दें, पुलिस को दें, ताकि वो नाली निकले और पानी निकल सके, जो चीज़ें खर्चा हुआ जिस काम के लिए वो हो सके। एक आखिरी सवाल कि हाल ही में कर्नाटक का जो चुनाव हुआ है, उसमें आपकी पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा है, थोड़े से अंतर से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता मूलभूत सुविधाओं से जैसे महँगाई है, बेरोज़गारी है और इन सब सारी चीज़ों से जब परेशान हो गई है, तो क्या ये उसकी नाराज़गी का कारण समझा जाए या कुछ और है? देखिए, चुनाव में जिसको भी मत मिला, मैं उसका सम्मान करता हूँ और विपक्षी पार्टी को शुभकामना देता हूँ कि जनता की सेवा कर सके, जनता ने उस पे विश्वास दिखाया कर्नाटक में। लेकिन जब हम मूल राजनीति में जाते हैं, तो केरल में हम आबादी पे जाते हैं, तो निश्चित ही कहीं न कहीं मुसलमान और हिंदू बँट के रहता है जहाँ-जहाँ। जहाँ बाँटने में विपक्षी ताकतें सफल हैं, वहाँ परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण है और केरल आपको ज्ञात होगा कि सबसे ज़्यादा शैक्षिक हमारे भारतवर्ष का प्रदेश है। इसके बावजूद वहाँ पे एक फ़िल्म आई है जिसको माननीय योगी जी ने देखा, चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बंगाल में ममता बनर्जी ने जहाँ मोहम्मडन्स की जनसँख्या ज़्यादा है, वहाँ बैन करने की कोशिश की गई। आखिर वो केरल द फाइल जो आप देख रहे हैं, उसमें दिखा रहा है कि कैसे महिलाओं को अपनी ओर प्रेरित करके धर्म परिवर्तन करके कैसे उनके संग क्रूरता की गई। तो जहाँ शिक्षा है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ सही रिज़ल्ट आ जाए। अगर हमें कोई चाहता है भरमाना और हम अगर उसमें भ्रमित हो गए, हम अपने देश के भविष्य को, अपने प्रदेश के भविष्य को न देख के अपना आंशिक और त्वरित लाभ देखें। कोई भी धन या आप कहते हैं महँगाई या कुछ भी, जो भी महँगाई है, चाहे वो ₹800 का सिलेंडर हो या 900 का सिलेंडर हो, 1200 का सिलेंडर हो। 1200 के सिलेंडर में कहीं जनता को कहीं कोई कंप्लेन नहीं है। आपने निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का फगवा फैलते हुए इस स्तर पे देखा है कि आज तक ऐसी जीत हमें नहीं मिली थी। तो हम सकारात्मक लोग हैं, वहाँ हमारी क्या कमी रही? जनता से हम नहीं जुड़ पाए, मुसलमान भाइयों से अगर नहीं जुड़ पाए, तो उन्हें भी समझ में आएगा कि जब वो काम करेंगे, तो फिर समझ में आएगा तुलना कि क्या भाजपा और क्या कांग्रेस पार्टी कर रही है और कांग्रेस पार्टी 70 साल से क्या करती रही है। इसका प्रमाण उनके कार्यशैली में दिख जाएगा और उसके बाद कोई भी चुनाव अभी 2024 आ रहा है, उसमें हम कर्नाटक में जीत के दिखाएँगे और इतने अच्छे से लगेंगे कि जनता कहेगी कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही जनता की सेवा करने वाली एकमात्र पार्टी भारतवर्ष में बची। तो आपको पूरा विश्वास है कि अगले प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी ही होंगे? हमारे यहाँ संगठन में प्रधानमंत्री का चेहरा दे के नहीं होता है। ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि सर्वदेश पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की दुआ करता है, उनको शुभकामनाएँ देता है। क्यों? क्योंकि बच्चा-बच्चा हो, जन-जन हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके ज़बान पे अगर कोई है कि हमारा कोई नेता आज की डेट में आज जो हमें मिला है, पूरे भारतवर्ष की आज़ादी के बाद से, तो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। तो इसमें कहीं विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम उस संगठन से हैं कि ज़मीनी स्तर पे हम काम करते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे, हम जनता तक जाएँगे। अपने 9 साल के कार्यकाल को पूरे जो 10 साल के कार्यकाल पूरे हो जाएँगे, विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा हम बता रहे हैं जनता को। जो कर्नाटक में आपने कहा कि हमें जीत नहीं मिली, तो कहीं न कहीं हमारा ओवर कॉन्फिडेंस रख सकता है। जनता तक हमारे कार्य जो हमने किए, उसकी सूचना हम उनके पास प्रसारित नहीं कर पाए उनके व्यस्ततम कार्यक्रम में। तो ये शायद हम उससे सीख लेते हैं और यहाँ पे जन-जन तक जाएँगे और जन-जन मानता है कि प्रधानमंत्री तो माननीय मोदी जी होंगे। आपके अगल-बगल के देश घबराए हुए हैं कि फिर प्रधानमंत्री वो होंगे, तो देश में किस बात की चिंता है कि दूसरी बात ये कि माननीय योगी जी को आज हमारे देश का एक नंबर का मुख्यमंत्री समझा जा रहा है और वहीं कुछ लोग जो है उन पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं, जातिवाद का आरोप लगाते हैं। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, उसे सिद्ध करना मुश्किल है और आरोप लगाने के मूल जो लोग हैं, उन्हें अपनी दुकानदारी, अपना काम, अपनी जातिगत पार्टियों की, अपने पारिवारिक पार्टियों की दुकानें बंद होती हुई दिख रही हैं, तो उनकी मजबूरी है कि वो किसी पे आरोप लगाएँ। क्योंकि आरोप नहीं लगाएँगे तो उनके पीछे चलने वाला जिन्हें वो छल से, बल से, धन से खरीदते हैं, वो उनके संग चलेगा नहीं और वो संख्या उनके पीछे इतनी कम हो गई है जब वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि वो घबराहट में, ऐसी बौखलाहट में प्रत्यारोप आरोप लगा रहे हैं। उनके पास कोई आधार नहीं है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है और सरकार जितना काम कर रही है, उस पे वो चर्चा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो
शर्म से उनकी आंखें नीची हो जाएगी कि वो भी कभी सरकार में रहे हैं, क्यों नहीं इतना काम हो गया, कहां से इतने धन आ गए। क्योंकि जब भी कोई योजना आती थी तो पूर्व काल में जो पार्टियां रहीं, वह धन जब किसी योजना के लिए आवंटन करती थी तो प्रथम उस पे उसके भ्रष्टाचार के द्वारा अपने पारिवारिक, अपने जनप्रिय, अपने लोगों को कमवाने की व्यवस्था करती थी। जनता तक वो सुविधा कैसे पहुंचेगी और चोरी ना हो, इसकी कोई व्यवस्था नहीं, चोरी कैसे हो ऐसी योजनाएं लाते थे। और जो आज के नेता हैं माननीय योगी जी, जो कि राजनीति से अब पब्लिक के भले के लिए 18 घंटे कार्य कर रहे हैं, वह योजनाओं पे पहले समीकरण तय करते हैं कि यह योजना कैसे जन जन तक पहुंचेगी और इसमें भ्रष्टाचारी जो पहले के एम्प्लॉय चले आ रहे हैं उनको अपना मुंह मारने का मौका ना मिले, उसका एक नेक्सस बना के, उसका एक तंत्र बना के ऐसी व्यवस्थाओं से, ज्यादा तक ऑनलाइन व्यवस्थाओं से जोड़ा जा रहा है कि जन जन तक वो सुविधा और वो जनता का पैसा पहुंचे। और इसीलिए विपक्ष बौराया हुआ है कि उसकी दुकानदारी खत्म हो गई, उसके परिवार का भविष्य खत्म हो गया। क्योंकि ये पारिवारिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, वहां पे हो, वहां ये चर्चा होती है कि मेनका होंगी, ये होंगी, अरे क्या नाम है, सोनिया गांधी होंगी, ये राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी, घूम घूम के यही गांधी होंगे। क्यों गांधी होंगे भाई? आपके पास, मैं कहता हूं, आपके पास सचिन पायलट थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके यहाँ थे, आज हमारे यहाँ है माननीय योगी जी, मोदी जी के प्रेरणा से वो यहाँ आ गए। तो आखिर आप दूसरे परिवार या आपके पास नेता नहीं था, ये नहीं मानता। कांग्रेस ने 70 साल, उनके पास भी बुद्धिजीवी थे, लेकिन एक परिवार को चलाने के लिए उन्होंने उस पार्टी को और एक मजबूत विपक्ष को भारत को खोने का मौका दिया। और हमारे प्रधानमंत्री के कार्यशैली के कारण भी वो डूबे हैं, ये हकीकत है। तो इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं। बस यही सब चल रहा है उन लोग का। आखिरी सवाल ये कि विपक्ष जो है 2024 के लिए बड़ी तेजी के साथ एकजुट हो रहा है, क्या ये संभव हो पाएगा? आपका इस पर क्या कहना है? अब इसमें कहना तो यही है कि विपक्ष के पास कोई चारा नहीं बचा है, तो सब लोग जब इकट्ठे होते हैं, अब उसको संज्ञा नहीं दे पाऊंगा, तो शेर का शिकार नहीं कर पाते हैं। शेर शेर होता है। माननीय मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं और इस बारी हम पूरी की पूरी लोकसभा जीतेंगे। जनता का विश्वास, प्रेम और ललक उनकी आंखों में दिखती है। जब मोदी जी कहीं निकलते हैं, जाते हैं, तो जन जन निकल के आता है। दूसरी पार्टियों की रैली होती है, आप शहरों में जाएंगे तो लोग कहते हैं आज मत निकलो, इस पार्टी की रैली है, रास्ता जाम होगा। और वहीं मोदी जी की जब रैली होती है या जनप्रिय नेता योगी जी की रैली होती है तो लोग कहते हैं आज काम छोड़ो, आज मेरे नेता आ रहे हैं, मैं उनको देखने जाऊंगा, मैं उनको सुनने जाऊंगा, उनकी बातों को देखने जाऊंगा कि वो मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसका विश्वास आज के नेता पे, आज के तंत्र पे है। पुरानी सरकारों पे वो थू थू कर रहा है। इससे पुरानी पार्टियां घबराई हुई हैं कि उनकी दुकानें बंद हैं। फिर वही। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली का जो नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा जो बना है उसमें फिर से एक बार भगवा लहराएगा। भगवा लहराता ही रहेगा। और अभी 10, 20, 25 साल तो हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय गडकरी जी का नाम आते ही काम कितने हो रहे हैं इसकी एक लंबी श्रेणी दिखने लगती है। वो ऐसे नेता हैं कि वो संसद में कहते हैं कि मुझे किसी पार्टी के द्वारा, किसी के द्वारा बताया जाए कि यहाँ रोड खराब है, मैं तुरंत पैसा सैंक्शन करता हूं, पता करता हूं रोड खराब है तो रोड बनती है। तो जनप्रिय नेता ये होता है, वो पार्टी बांट के काम नहीं करता। और गडकरी जी का ही यह नेतृत्व है कि आज हम चारों तरफ सड़कों का जाल, जिस ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा देश की प्रगति बहुत गति पकड़ती है, हम उस पे काम कर रहे हैं। हम मूलभूत सुविधाओं पे काम कर रहे हैं। हम जाति समीकरण पे या खुश करने वाले या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि जिससे ये जाति मुझे वोट दे, ये करे, ऐसा कोई कार्य हम नहीं कर रहे हैं। हम जनहित में काम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य ऐसा बने। जब इस चीजों को जनता जब समझ चुकी है, इसलिए हमें वोट दे रही है, हमें आशीर्वाद दे रही है, हमें शुभकामनाएं दे रही है और वह चाहती है, तो यही भगवा लहराता रहेगा। नया संसद बना है, नया संसद भी इतना सुंदर बना है और इतना सुंदर संसद माननीय मोदी जी ने बनवाया है, तो निश्चित ही अपनी टीम को लेकर 2024 में भी वो वहीं बैठेंगे। धन्यवाद। तो ये थे अनुराग सिंह उर्फ सोनू, जिन्होंने अपने दिल की बात, अपनी बेबाकी के साथ जिस तरह से इन्होंने कहा है वो बहुत कम ही लोग कह पाते हैं। इसलिए हमने एक बार इनसे जो है फिर से मुलाकात किया और इनकी बेबाकी की वजह से ही आज आपके सामने मैं इनसे इस तरह से बात कर सका हूं। और आगे आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए। मेरा ये वीडियो, नेताजी का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। और इसी के साथ आपकी क्षेत्र की अगर कोई समस्या हो, अगर कोई नहीं सुनता है, तो मैं बेशक मुंबई में रहता हूं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं उसको हर उस टेबल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जहां उसे होना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।